नमस्कार, जय हिंद, जय श्री राम दोस्तों। स्वागत है आप सभी का हमारे प्लेटफॉर्म पे। हम लोग पढ़ रहे थे, अपना 8वां मॉड्यूल चल रहा था पावर सप्लाई सर्किट के बारे में। उसमें हमने बहुत सारे चैप्टर को पढ़ लिया है। आज हमारा एक नया चैप्टर हमारा चालू होगा, जो होगा रेगुलेटेड डीसी पावर सप्लाई के बारे में। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है हमारा रेगुलेटेड पावर सप्लाई, उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे कि रेगुलेटेड पावर सप्लाई हमारा क्या होता है, कौन कौन से प्रकार के हमारे रेगुलेटेड पावर सप्लाई होते हैं, उनके बारे में हम लोग अपना देखेंगे। तो आप लोग नया चैप्टर अपना बना सकते हैं। क्या है हमारा रेगुलेटेड पावर सप्लाई। तो न्यू चैप्टर या इसी मॉड्यूल में ही है, या अलग अलग हम बांटना चाहें तो अलग अलग हमारा होगा, ये नया चैप्टर होगा। ठीक है, क्या हो गया हमारा पावर सप्लाई, रेगुलेटेड पावर सप्लाई। अब इसमें क्या है हमारा डीसी रेगुलेटेड पावर सप्लाई। ठीक है, डीसी रेगुलेटेड पावर सप्लाई क्या होता है, यानी कि जो हमारा बहुत सारे उपकरण होते हैं जिनको रेगुलेटेड डीसी पावर सप्लाई चाहिए होता है। जैसे उनमें मुख्यतः आते हैं हमारे रेडियो हो गया, टीवी हो गया, टेप रिकॉर्डर हो गया, कंप्यूटर हो गया। इस तरह के जो हमारे बहुत सारे इक्विपमेंट होते हैं उनको डीसी स्रोत तो चाहिए, लेकिन रेगुलेटेड डीसी स्रोत चाहिए। ठीक है, यानी कि उसमें फ्लक्चुएशन नहीं होना चाहिए। जो भी हमारा स्रोत हो, जो भी हमारा आउटपुट डीसी हो, वो क्या हो हमारा रेगुलेट होके मिले या स्थिर होके हमको मिले। ठीक है, ये होता है हमारा रेगुलेटेड डीसी रेगुलेटेड पावर सप्लाई। एक होता है डीसी अनरेगुलेटेड पावर सप्लाई। ये कहाँ से प्राप्त होता है, ठीक है, डीसी अनरेगुलेटेड पावर सप्लाई। एसी से डीसी प्राप्त करने का जो सबसे आम तरीका होता है वो डायोड के द्वारा हम लोग प्राप्त करते हैं, एक रेक्टिफायर बना के। ठीक है, तो उसमें क्या है, रेक्टिफायर बनाने के लिए सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, एक वोल्टेज को क्या करते हैं, अप या डाउन करते हैं। उसके लिए हम लोग ट्रांसफार्मर का उपयोग करते हैं। उसके बाद एसी आपूर्ति को डीसी में परिवर्तित करने के लिए एक रेक्टिफायर परिपथ का उपयोग किया जाता है। फिर जो डीसी आउटपुट हमको मिलता है उसको हम लोग फिल्टर करने के लिए फिल्टर सर्किट लगाते हैं, है ना। उसमें अक्सर हम लोग कैपेसिटर इंडक्टर का उपयोग किया जाता है। इस प्रकार के परिपथ में डीसी आउटपुट वोल्टेज लोड में बदलाव के साथ बदलता है, और आमतौर पर एक परिपथ का उपयोग किया जाता है जहां लोड धारा क्या होती है, स्थिर होती है बैटरी चार्जिंग, इलेक्ट्रोप्लेटिंग और संचार प्रणाली में। ठीक है, तो फिल्टर वगैरह का उपयोग करके हम लोग क्या करते हैं, अपना एक डीसी आउटपुट हम निकालते हैं। वो डीसी आउटपुट हमारा क्या होता है, रेगुलेटेड डीसी आउटपुट होता है, यानी रेगुलेटेड नहीं होता है। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग क्या करते हैं, एसी सर्किट से अपना डीसी हम लोग प्राप्त करते हैं। आगे हमारा विनियमित बिजली, जो हमारा रेगुलेटेड डीसी पावर सप्लाई है, उसके जो प्रकार हैं वो क्या क्या प्रकार हैं। यहाँ पर हम लोग दो प्रकार से अपना जो डीसी है उसको रेगुलेट करते हैं। एक तो होता है वोल्टेज मेथड, एक होता है हमारा करंट मेथड। आगे बोल रहा है एसी आपूर्ति से स्थिर डीसी प्राप्त करने के दो बेसिक तरीके होते हैं। वे पारंपरिक तरीके और स्विच मोड तकनीकी का उपयोग करने वाली प्रणाली होती है। आगे बोल रहा है अधिकांश जो इलेक्ट्रॉनिक उपकरण हैं पारंपरिक बिजली प्रकार की बिजली आपूर्ति का उपयोग करते हैं। इस प्रकार में वोल्टेज और धारा रेगुलेशन का संयुक्त रूप से उपयोग किया जाता है। ठीक है, तो जो हमारे अधिकांश इलेक्ट्रॉनिक परिपथ होते हैं वो क्या होते हैं, जो हमारे पारंपरिक जो हमारे प्रकार होते हैं बिजली से क्या यानी बिजली आपूर्ति से रेगुलेटेड आपूर्ति प्राप्त करना, उसका इस्तेमाल करते हैं। उसका इस्तेमाल कैसे होता है, हमारा दो प्रकार से होते हैं, एक वोल्टेज होता है और एक धारा रेगुलेशन होता है। दोनों का कॉम्बिनेशन रूप से क्या होता है, एक सर्किट बनाया जाता है। ठीक है, तो पहले इसमें हम एक एक करके देख लेंगे। जो हमारा वोल्टेज रेगुलेटर पावर सप्लाई होता है उसमें क्या होता है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है, हमारा वोल्टेज रेगुलेटेड पावर सप्लाई है जो डीसी को क्या करेगा, रेगुलेट करके हमको देता है। ठीक है, इसमें सेम वही होता है कि हमारा एक ट्रांसफार्मर लगा होता है इस वाले सर्किट में, यानी एक ट्रांसफार्मर का सर्किट होता है जो क्या करेगा, एसी को अप या डाउन करता है। उसके बाद एक हमारा रेक्टिफायर वाला सर्किट होता है जो क्या करता है, डीसी को एसी को रेक्टिफाई करके डीसी में कन्वर्ट करता है। उसके बाद फिल्टर लगा होता है, फिल्टर क्या करता है, हमको प्योर अनरेगुलेटेड डीसी देता है। उसके बाद क्या होता है, यहाँ पर एक वोल्टेज रेगुलेटर सर्किट लगा होता है। जब इस सर्किट से गुजारा जाता है तो हमको क्या होता है, रेगुलेटेड आउटपुट डीसी मिलता है, और इसको हम लोग क्या करते हैं, लोड पर देते हैं। ठीक है, जो ये वोल्टेज रेगुलेटर सर्किट होता है इसमें हम लोग जेनर डायोड का क्या करते हैं, इस्तेमाल करते हैं। तो इस तरह से क्या होता है, हमारा ये जो पूरा सर्किट होल सर्किट बनता है, ये क्या होता है, हमारा एक रेगुलेटेड डीसी पावर सप्लाई का हमारा सर्किट होता है। आगे बोल रहा है इसमें वही चीज है कि वोल्टेज विनियमित बिजली आपूर्ति में एक अनियमित डीसी आपूर्ति उत्पन्न करने के लिए एक स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर, एक रेक्टिफायर और एक स्टोरेज संधारित्र होता है जो एसी मेन आपूर्ति से विद्युत रूप से पृथक होता है।
फिर यह डीसी आउटपुट वोल्टेज जो विनियमित नहीं है, विनियमित डीसी वोल्टेज प्राप्त करने के लिए वोल्टेज नियामक परिपथ के माध्यम से पारित किया जाता है। ठीक है, तो ये जो हमारा परिपथ होता है ये क्या होता है, वोल्टेज नियामक परिपथ होता है या वोल्टेज रेगुलेटेड परिपथ होता है। ठीक है, तो ये हो गया हमारा वोल्टेज रेगुलेटेड डीसी पावर स्रोत। आगे है हमारा इस तरह से एक होता है करंट रेगुलेटेड डीसी पावर स्रोत। यह हमारा होता है धारा विनियमित बिजली आपूर्ति सप्लाई। आगे है इसमें क्या है, इसमें भी वही हमारा होता है कि एक हमारा ट्रांसफार्मर होता है, सेम वही वाला हम सर्किट बनाते हैं। एक हमारा रेक्टिफायर होता है। ठीक है, उसके बाद क्या होता है, हमारा फिल्टर लगा होता है। ठीक, तो फिल्टर से क्या होता है, हमको अनरेगुलेटेड डीसी स्रोत मिलता है, डीसी पावर सप्लाई मिलता है। उसके बाद यहाँ पर हम करंट रेगुलेटर सर्किट लगाते हैं जिसमें कोई रेजिस्टेंस वगैरह हमारा लगा होता है। वो क्या करता है, हमारा करंट रेगुलेशन करके हमको क्या करता है, वहाँ पर आउटपुट पे जो होता है वो हमको रेगुलेटेड डीसी पावर स्रोत को उपलब्ध करवाता है। आगे वही चीज बोल रहा है, एक धारा विनियमित बिजली आपूर्ति में वोल्टेज विनियमित बिजली आपूर्ति और एक धारा सीमित परिपथ के समान एक अनियमित पावर सप्लाई होती है। करंट रेगुलेटर परिपथ को उपयुक्त रूप से डिजाइन करके सिंगल रेंज या मल्टी रेंज धारा के लिए करंट रेगुलेशन प्राप्त करना क्या होता है, संभव होता है। ठीक है, तो इस तरह का जो सर्किट बनता है हमारा वो क्या होता है, करंट रेगुलेटेड डीसी पावर सप्लाई का सर्किट होता है। आगे हमारा एक कंबाइन सर्किट है ना, जिसमें हम लोग क्या करते हैं, अपना वोल्टेज रेगुलेटर और करंट रेगुलेटर दोनों का हमारा क्या होता है, सर्किट कंबाइन होता है। ठीक है, तो अगला हेडिंग हम लोग बना सकते हैं कि हमारा क्या है, वोल्टेज और करंट रेगुलेशन कंबाइंड। ठीक है, संयुक्त वोल्टेज और करंट रेगुलेशन सर्किट। ठीक है, इसमें वही होता है हमारा सेम जो सर्किट होगा, हमारा ट्रांसफार्मर हम लोग लगाते हैं, स्टेप डाउन करते हैं, फिर उसके बाद हम क्या करते हैं, अपना रेक्टिफायर लगाते हैं। उसके बाद यहाँ पर हमारा क्या होता है, फिल्टर लगता है। फिल्टर के बाद हमको क्या मिलता है, अनरेगुलेटेड डीसी पावर सोर्स मिलता है। उसके बाद हम लोग लगाते हैं वोल्टेज रेगुलेशन सर्किट। ठीक है, वोल्टेज रेगुलेशन सर्किट में हम लोग सीधा अपना जेनर डायोड का इस्तेमाल करते हैं। उसके बाद यहाँ पर हम लोग लगाते हैं करंट रेगुलेशन सर्किट लगाते हैं। उसके बाद जो भी आउटपुट मिलता है वो हमको लोड पर प्राप्त हो जाता है। ठीक है, इस तरह से जो सर्किट हमारा बनता है, इसमें वोल्टेज रेगुलेशन और करंट रेगुलेशन दोनों प्रकार का जो हमको सेवा होता है, दोनों प्रकार की चीजें हमको क्या होती है, प्रदान होती है। ठीक है, ये तो हो गया इसका ब्लॉक डायग्राम। अब इसके सर्किट के अंदर में क्या क्या होता है हमारा, वो चीज भी हम लोग देख लेते हैं। तो शुरू में क्या है हमारा, यहाँ पर एक स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर होता है। उसके बाद रेक्टिफायर में हम लोग डायोड का इस्तेमाल करते हैं। उसके बाद जो फिल्टर हमारा सर्किट होता है, फिल्टर में कैपेसिटर का इस्तेमाल करा जाता है। उसके बाद जो हमारा करंट रेगुलेटर सर्किट होता है, उसमें एक ट्रांजिस्टर और एक रजिस्टर का हम लोग क्या करते हैं, इस्तेमाल करते हैं। उसके बाद जो हमारा वोल्टेज रेगुलेटर सर्किट होता है, उसमें भी एक ट्रांजिस्टर, एक पोटेंशियोमीटर, एक जेनर डायोड और एक रजिस्टर का इस्तेमाल करा जाता है। और इस तरह से फाइनल पे एक लोड रजिस्टर लगा के हम लोड अपना प्राप्त करते हैं। तो इस तरह का जो सर्किट होता है वो हमारा क्या होता है, करंट रेगुलेशन और वोल्टेज रेगुलेशन का संयुक्त सर्किट होता है। अब इस सर्किट का जो डिस्क्रिप्शन है उसके बारे में हम लोग थोड़ा थोड़ा देख लेते हैं। चित्र में जो एक सर्किट बना हुआ है, चित्र 4 में एक साधारण वोल्टेज और धारा विनियमित बिजली आपूर्ति का एक परिपथ आरेख को दिखाया गया है। परिपथ एलिमेंट इस प्रकार के कार्य इस प्रकार है कि जो ट्रांसफार्मर टी है हमारा, उसका उपयोग एसी वोल्टेज को आवश्यक एसी वोल्टेज तक ले जाने में किया जाता है। ठीक है, जैसे जो हमारा ट्रांसफार्मर होता है वो एक स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर होता है, यानी अधिक जो एसी सप्लाई होती है उसको क्या करता है, डाउन करता है। उसके बाद हमारा क्या होता है, एक फुल वेव ब्रिज रेक्टिफायर होता है, D1 से D4 तक इस्तेमाल करा जाता है, जो एसी से डीसी वोल्टेज को रेक्टिफाई करने के लिए किया जाता है। आगे हमारा एक फिल्टर यानी फिल्टरिंग के लिए एक हमारा संधारित्र का उपयोग किया जाता है, जो क्या करता है, जो भी रेक्टिफायर से हमको आउटपुट मिलता है उसको क्या करता है, फिल्टर करके डीसी प्योर डीसी में हमको देता है। आगे जेनर डायोड डीजेड के अक्रॉस जो वोल्टेज का उपयोग एक संदर्भ वोल्टेज स्रोत के रूप में किया जाता है जो स्थिर होता है। ठीक है, बाकी जो रेगुलेट करने के लिए, जो हमारा रेगुलेशन के लिए यानी वोल्टेज रेगुलेशन के लिए हमारा जेनर डायोड का उपयोग किया जाता है। आगे है पोटेंशियोमीटर P1 का उपयोग डीसी आउटपुट वोल्टेज को नियंत्रित करने के लिए किया जाता है। ठीक है, जो हमारा पोटेंशियोमीटर होता है वो डीसी आउटपुट को नियंत्रित करने के लिए किया जाता है। आगे ट्रांजिस्टर Q2 जो हमारा ट्रांजिस्टर Q2 होता है, वोल्टेज रेगुलेटर के रूप में कार्य करता है। पोटेंशियोमीटर जो हमारा P1 होता है द्वारा एक सेट वोल्टेज के लिए जब कोई लोड नहीं होता है तो ट्रांजिस्टर Q2 जो होता है वो हमारा संचालित करता है। और कलेक्टर और एमीटर में वोल्टेज ड्रॉप क्या होता है, हमारा अधिकतम होता है।
ठीक है। तो इस तरह से जो हमारे कंपोनेंट लगे होते हैं वो हमारे कार्य करते हैं और हमको क्या होता है, एक रेगुलेटेड डीसी पावर सप्लाई हमको आउटपुट पर प्राप्त होता है। क्या है हमारा, जो हमारा रेगुलेटेड विद्युत आपूर्तियों को निर्दिष्ट करने में उपयोग की जाने वाली जो शर्तें हैं वो क्या है। बोल रहा है कि जो हमारा विनियमित पावर सप्लाई जो सर्किट होता है उसको निर्दिष्ट करने में जो भी हमारे उपयोग की जाने वाली जो शर्तें हैं उन शर्तों को हम लोग देख लेते हैं। बोला एक विनियमित बिजली आपूर्ति या बिजली आपूर्ति को की विनियमित आवश्यकता अक्सर इसके अनुप्रयोग से जुड़ी होती है। इसीलिए एक विनियमित बिजली आपूर्ति का चयन करते समय निम्नलिखित शर्तों पर विचार करना चाहिए। ठीक है। तो जो हमारा विनियमित बिजली आपूर्ति सर्किट है उसका चयन करने से पहले हमको निम्न शर्त का ध्यान रखना चाहिए। पहला क्या है हमारा, लाइन रेगुलेशन या सोर्स रेगुलेशन। ठीक है। लाइन रेगुलेशन को सोर्स रेगुलेशन भी कहा जाता है, जो लाइन वोल्टेज में बदलाव के कारण डीसी आउटपुट वोल्टेज में बदलाव को क्या करता है, निर्दिष्ट करता है। ठीक है। तो सोर्स रेगुलेशन या लाइन रेगुलेशन जो होता है वो हमारा होता है परसेंटेज ऑफ वेरिएशन ऑफ डीसी आउटपुट वोल्टेज फॉर ए गिवन कांस्टेंट लोड। किसी नियत लोड को दिया गया जो हमारा क्या होता है, बदलता हुआ डीसी आउटपुट होता है, उसका जो अनुपात होता है किसके साथ में होता है, जो हमारा वेरिएशन ऑफ एसी इनपुट लाइन वोल्टेज, यानी जो हमारा एसी इनपुट लाइन वोल्टेज में अगर कोई परिवर्तन होता है तो उसके क्रॉस में जो हमारा डीसी आउटपुट होता है उसमें कितना परिवर्तन होता है, उसी चीज को हमारा लाइन रेगुलेशन बोला जाता है। ठीक है। तो ये वाला फार्मूला आपको याद रखना है कि अगर डीसी में कोई परिवर्तन, यानी कि इनपुट एसी में कोई अगर परिवर्तन हो रहा है तो उसकी वजह से जो हमारा डीसी होता है उसमें कितना परिवर्तन हो रहा है, उसी चीज को बोला जाता है हमारा लाइन रेगुलेशन बोला जाता है। अगला जो दूसरा हमारा शर्त है वो होता है लोड रेगुलेशन। क्या होता है हमारा, लोड रेगुलेशन। बोला कि जो लोड रेगुलेशन होता है, लोड विनियमन को लोड प्रभाव भी कहा जाता है। जो हमारा लोड रेगुलेशन होता है उसको लोड प्रभाव भी कहा जाता है, जिसे विनियमित आउटपुट वोल्टेज में परिवर्तन के रूप में परिभाषित किया जाता है, जो लोड धारा को न्यूनतम से अधिकतम में बदलता है। ठीक है। तो जो हमारा लोड रेगुलेशन होता है वो होता है नो लोड वोल्टेज माइनस में फुल लोड वोल्टेज। ठीक है। तो जो हमारा लोड रेगुलेशन जो होता है वो क्या होता है हमारा, नो लोड वोल्टेज माइनस फुल लोड वोल्टेज बटा में क्या होता है हमारा, नो लोड वोल्टेज गुना में 100। ठीक है। तो लोड रेगुलेशन को हम लोग निकालने के लिए ये एक फार्मूला होता है हमारा, यानी कि हमारा क्या होता है, वोल्टेज जो नो लोड में वोल्टेज होता है उसके बाद जो फुल लोड में वोल्टेज है उसको माइनस करते हैं और जो नो लोड में वोल्टेज होता है उसको हम लोग भाग देते हैं और 100 से गुना करते हैं, तो हमारा क्या होता है, लोड रेगुलेशन का जो हमारा परसेंटेज होता है वो हमारा निकल कर आता है। आगे हमारा रिपल फैक्टर, ये रिपल होता है। क्या होता है हमारा, अगला है हमारा रिपल। रिपल शब्द का अर्थ है अपूर्ण रेक्टिफिकेशन और फिल्टरिंग के परिणाम स्वरूप एसी के अवशेष लोड को विस्तारित किए जाते हैं। ठीक है। तो जो हमारा रेक्टिफिकेशन होता है और फिल्टरिंग के परिणाम स्वरूप जो एसी के अवशेष क्या होते हैं हमारे लोड में विस्तरित किए जाते हैं, उसी को बोला जाता है रिपल। आगे किसी दिए गए या नॉमिनल डीसी वोल्टेज डीसी आउटपुट वोल्टेज के लिए उपलब्ध एसी वोल्टेज के रूप में रिपल का उल्लेख किया जा सकता है। सामान्य तौर पर रिपल फैक्टर को डीसी आउटपुट में उपलब्ध एसी वोल्टेज के प्रतिशत अनुपात के रूप में परिभाषित किया जाता है। यानी जो रिपल फैक्टर होता है उसको क्या होता है, डीसी आउटपुट में अगर हमारा एसी वोल्टेज का कुछ प्रतिशत होता है तो उसके अनुपात को परिभाषित किया जाता है हमारा रिपल फैक्टर से। तो हमारा परसेंटेज ऑफ रिपल फैक्टर क्या होता है, एसी वोल्टेज अवेलेबल इन डीसी, यानी कि आउटपुट डीसी में अगर कोई हमारा एसी वोल्टेज अवेलेबल है, बटा में क्या होता है, नॉर्मल डीसी वोल्टेज ऑफ द आउटपुट, यानी जो हमारा नॉर्मल डीसी वोल्टेज होता है आउटपुट में उससे हम लोग क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं अपने जो आउटपुट डीसी होता है जिसमें हमारा एसी मौजूद होता है। तो इस तरह से हम लोग क्या निकालते हैं, अपना रिपल निकालते हैं या हम अपना रिपल फैक्टर अपना निकालते हैं। तो यहाँ पर क्या है, हमारा जो रेगुलेटेड पावर सप्लाई सर्किट है वो खत्म हो गया है। ठीक है। छोटा सा चैप्टर था ये हमारा। आगे है हमारा इंटीग्रेटेड परिपथ वोल्टेज नियामक। ठीक है। जो हमारा वोल्टेज रेगुलेटर है इसको हम लोग क्या करते हैं, अपना जो आईसी होता है इंटीग्रेटेड सर्किट पर इसको हम लोग कैसे डिजाइन करते हैं उसके बारे में बताया गया है। तो एक नया चैप्टर आप मान सकते हैं, क्या है, इंटीग्रेटेड परिपथ वोल्टेज नियामक, यानी वोल्टेज नियामक का इंटीग्रेटेड परिपथ है, यानी वोल्टेज नियामक का क्या है, हमारा इंटीग्रेटेड सर्किट है, यानी वोल्टेज नियामक का क्या है, हमारा आईसी है। ठीक है। इसका परिचय क्या है, परिचय है जो हमारे इलेक्ट्रॉनिक परिपथ होते हैं उसमें विशिष्ट विधियों से एक दूसरे से जुड़े कई विभिन्न अवयव होते हैं। उदाहरण के लिए पहले के पाठों में चर्चा की गई श्रृंखला नियामक परिपथ में ट्रांजिस्टर, जेनर डायोड है ना, उसके बाद हमारा प्रतिरोधक आदि घटक क्या होते हैं, हमारे शामिल होते हैं, जो एक नियामक के रूप में कार्य करने के लिए परिभाषित
तरीके से जुड़े हुए होते हैं। ठीक है, तो पीछे में हमने पढ़ा था कि जो हमारा रेगुलेटेड पावर सप्लाई होता था, डीसी रेगुलेटेड पावर सप्लाई होता था, उसमें बहुत सारे कंपोनेंट हमारे क्या होते हैं, श्रृंखला में जुड़े हुए होते हैं। ठीक है, तो वो हमारा जो सर्किट होता था वो बड़ा होता था। आगे बोला यदि इन सभी घटकों को एक बोर्ड पर बनाने के बजाय वे किसी अर्धचालक क्रिस्टल के सिंगल वेफर पर बनाए जाते हैं तो परिपथ का भौतिक आकार क्या होता है, बहुत छोटा हो जाता है। ठीक है, तो अब क्या है, ये जो हमारा वोल्टेज रेगुलेटर सर्किट था, इसको हम किसी पीसीबी बोर्ड पर ना बना के किसी एक अर्धचालक के एक सिंगल वेफर पर क्या करते हैं, उसको अगर हम बनाते हैं तो क्या होता है, हमारा जो सर्किट होता है उसका भौतिक आकार क्या हो जाता है, हमारा छोटा हो जाता है। लघु आकार होने पर भी यह विभिन्न घटकों का उपयोग करके बनाए गए तार वाले परिपथ के समान ही कार्य करते हैं। ठीक है, ऐसा नहीं है कि आकार छोटा होगा तो ये कार्य नहीं करेगा, हमारा कार्य वैसा ही करता है जैसा कि हमारा तार के द्वारा या जो अलग अलग कंपोनेंट के द्वारा जो भी हमारा सर्किट बनाया गया होता है उसके समान ही क्या करता है, ये कार्य करता है। आगे एक ही क्रिस्टल सामान्यतः सिलिकॉन के अंदर और उस पर उत्पादित ऐसे छोटे इलेक्ट्रॉनिक परिपथ को इंटीग्रेटेड परिपथ या के रूप में जाना जाता है। ठीक है, यानी एक ही क्रिस्टल पर जो हमारे सिलिकॉन के अंदर और उस पर उत्पादित जो हमारे छोटे छोटे क्या होते हैं, परिपथ होते हैं, इलेक्ट्रॉनिक परिपथ होते हैं, उनको क्या कहा जाता है, हमारा आईसी कहा जाता है। आगे इंटीग्रेटेड परिपथ में ट्रांजिस्टर, डायोड जैसे हजारों सक्रिय अवयव और कुछ विशिष्ट क्रम के प्रतिरोधक और संधारित्र जैसे निष्क्रिय अवयव विनिर्देशित क्रम में संयोजित रहते हैं और वोल्टेज नियामक या एम्पलीफायर या ऑसिलेटर आदि जैसे कार्यों को करते हैं। ठीक है, तो जो आईसी होता है, इस आईसी के अंदर में हमारे ट्रांजिस्टर, डायोड, रजिस्टर जैसे बहुत सारे हमारे कंपोनेंट लगे होते हैं। एक्टिव एंड पैसिव टाइप के बहुत सारे इसमें कंपोनेंट लगे होते हैं जो बहुत सारे कार्यों को करते हैं। उनमें क्या है, हमारा वोल्टेज रेगुलेटर है, एम्पलीफायर है, ऑसिलेटर है, इस तरह के हमारे पास क्या होते हैं, आईसी उपलब्ध होते हैं जो हमारे विभिन्न कार्यों को करने के लिए इस्तेमाल करे जाते हैं। अगला हमारा जो इंटीग्रेटेड परिपथ है, इनका वर्गीकरण हम लोग कैसे करते हैं, इनका वर्गीकरण इनके उपयोग के हिसाब से हम लोग करते हैं। आप पहला क्या है, हमारा परिपथ के प्रकार के आधार पर। ठीक है, इनके जो परिपथ के प्रकार होते हैं उनके आधार पर इसका वर्गीकरण दो प्रकार से किया जाता है। पहला होता है हमारा एनालॉग आईसी, दूसरा होता है हमारा डिजिटल आईसी। एनालॉग आईसी में क्या होता है, एम्पलीफायर आईसी होते हैं, हमारे वोल्टेज नियामक आईसी होते हैं, ये सब क्या होते हैं, हमारे एनालॉग आईसी होते हैं। ठीक है, अगला है हमारा डिजिटल आईसी। डिजिटल आईसी के उदाहरण क्या क्या है, हमारे डिजिटल गेट होता है, यानी जो हमारा लॉजिक गेट होता है वो होता है। आगे फ्लिप फ्लॉप जो होते हैं वो भी हमारे क्या होते हैं, डिजिटल आईसी में आते हैं। एक होता है एडर होता है और सब्सक्रिप्टर होता है, वो जो क्या करता है, कई सारे सिग्नल को एक साथ ऐड करता है। इस तरह से क्या होते हैं हमारे क्या होते हैं, हमारे ये डिजिटल जो सर्किट हो या डिजिटल जो आईसी होते हैं वो होते हैं। ठीक है, अगला है हमारा आईसी में निर्मित ट्रांजिस्टर की संख्या के आधार पर। ठीक है, दूसरा जो हमारा इसका प्रकार है वो है आईसी में निर्मित ट्रांजिस्टर की संख्या के आधार पर। इसमें हम तीन प्रकार या चार प्रकार से क्या करते हैं, ट्रांजिस्टर की संख्या को निर्धारित करते हैं और उसका नाम अलग अलग देते हैं। जैसे पहला होता है स्मॉल स्केल इंटीग्रेशन। जो हमारा स्मॉल स्केल इंटीग्रेशन वाला आईसी होता है उसमें जो ट्रांजिस्टर की संख्या होती है 1 से 10 के बीच में होती है। दूसरा है मीडियम स्केल का जो इंटीग्रेशन होता है उसमें 10 से लेकर के 100 ट्रांजिस्टर तक उसमें क्या होते हैं। आगे जो हमारा लार्ज स्केल का जो इंटीग्रेशन होता है उसमें 100 से लेकर के 1000 तक क्या होते हैं, हमारे ट्रांजिस्टर लगे होते हैं। वेरी लार्ज जो इंटीग्रेशन होता है उसमें क्या होता है, 1000 या उससे अधिक क्या होते हैं, ट्रांजिस्टर लगे होते हैं। तो ये हमारा क्या है, ट्रांजिस्टर के संख्या के आधार पर क्या है, हमारा ये जो हमारा वोल्टेज रेगुलेटर आईसी था उसका निर्धारण किया गया है। यानी चार प्रकार से हमारा एसएसआई है, स्मॉल स्केल है, मीडियम स्केल है, लार्ज स्केल है और वेरी लार्ज स्केल है। इस तरह से क्या हो गया, हमारा इसका दूसरा प्रकार हो गया। आगे हमारा तीसरा प्रयुक्त ट्रांजिस्टर के प्रकार के आधार पर। अगला हमारा जो प्रकार होता है वो होता है प्रयुक्त ट्रांजिस्टर के प्रकार के आधार पर। ठीक है, तो यहाँ पर दो प्रकार के यानी तीन प्रकार के हमारे हैं जो हम ट्रांजिस्टर के इसमें जो टाइप यूज करते हैं। पहला होता है हमारा बाइपोलर होता है। बाइपोलर एक ऐसा ट्रांजिस्टर होता है जिसमें इलेक्ट्रॉन और होल्स दोनों के कारण क्या होते हैं, हमारे करंट फ्लो करते हैं। ठीक है, बाइपोलर में क्या होता है, इलेक्ट्रॉन जो मेजॉरिटी में होंगे या होल्स जो मेजॉरिटी में होंगे या माइनॉरिटी में होंगे, दोनों के कारण क्या होता है, हमारा जो होता है करंट फ्लो करता है, उसको बोला जाता है बाइपोलर ट्रांजिस्टर बोला जाता है। आगे हमारा मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर। ठीक है, इसमें भी क्या होता है, इलेक्ट्रॉन या होल करंट होते हैं। ठीक है, इसमें भी क्या होता है, या तो इलेक्ट्रॉन करंट होता है हमारा या तो होल करंट होता है। अगला है हमारा कॉम्प्लीमेंट्री धातु ऑक्साइड सेमीकंडक्टर, इसको बोला जाता है सीमोस। इसमें भी क्या होता है, या तो इलेक्ट्रॉन करंट होता है या तो क्या होता है, हमारा होल करंट होता है। ठीक है, इस तरह से हमारा ये जो प्रकार है ये ट्रांजिस्टर के प्रकार के आधार पर। एक होता है हमारा बाइपोलर ट्रांजिस्टर, दूसरा होता है मॉस ट्रांजिस्टर और तीसरा होता है हमारा
सीमॉस ट्रांजिस्टर। इस तरह से 3 ट्रांजिस्टर के प्रकार के आधार पर इसको बनाया गया है कि इस प्रकार से हमारी आईसी होती है। आगे हमारा इंटीग्रेटेड परिपथ वोल्टेज नियामक जो है हमारा, उसके जो है प्रकार के बारे में बताया गया। ठीक है, बोला कि पिछले पाठों में श्रृंखला वोल्टेज नियामक इंटीग्रेटेड परिपथ के रूप में उपलब्ध है, उन्हें वोल्टेज नियामक आईसी के रूप में क्या होता है, जाना जाता है। ठीक है, ये जो वोल्टेज नियामक आईसी है, इनको दो प्रकार से हम लोग डिजाइन करा जाता है। पहला होता है फिक्स आउटपुट वोल्टेज रेगुलेटर और दूसरा होता है हमारा एडजस्टेबल आउटपुट वोल्टेज रेगुलेटर आईसी। ठीक है, ये जो आईसी हमारी दो प्रकार से बनाई जाती है, एक तो फिक्स आउटपुट वोल्टेज रेगुलेटर आईसी होती है, दूसरी होती है हमारी एडजस्टेबल आउटपुट वोल्टेज रेगुलेटर आईसी होती है। ठीक है, तो इनको एक एक करके हम लोग देखते हैं। तो पहला इसमें हम लोग देखेंगे अपना फिक्स आउटपुट वोल्टेज रेगुलेटर आईसी। क्या है हमारा फिक्स आउटपुट वोल्टेज रेगुलेटर आईसी। ठीक है, इस जो रेगुलेटर आईसी है, इसमें क्या होता है, एक एक आईसी का जो हमारा वोल्टेज होता है वो फिक्स होता है कि हमारा जैसे 5 वोल्ट का हो गया, हमारा 10 वोल्ट का हो गया, 12 वोल्ट का हो गया और 16 वोल्ट का हो गया। इस तरह से क्या होता है, उसका वोल्टेज हमारा फिक्स होता है कि ये जो हमारी आईसी है ये इतना वोल्टेज का हमारा पावर सप्लाई देगा। बोला है कि फिक्स आउटपुट जो वोल्टेज है रेगुलेटर आईसी है कि नवीनतम जनरेशन में केवल 3 पिन होती है, जैसा कि चित्र में दिखाया गया है। नीचे एक चित्र है, उस चित्र में दिखाया गया है कि जो हमारा नवीनतम वोल्टेज रेगुलेटर का आईसी होता है उसमें कितना पिन होता है, 3 पिन होता है। ये धनात्मक या ऋणात्मक नियंत्रित डीसी आउटपुट वोल्टेज प्रदान करने के लिए डिजाइन किए जाते हैं। ठीक है, तो जो ये हमारा वोल्टेज रेगुलेटर आईसी होता है, ये हमारे दो तरीके के आउटपुट देने के लिए डिजाइन करे जाते हैं। एक तो पॉजिटिव आउटपुट होता है और दूसरा क्या होता है हमारा नेगेटिव आउटपुट होता है। यानी इनको दो तरीके से डिजाइन किया जाता है, जो कुछ होते हैं पॉजिटिव आउटपुट देते हैं, कुछ होते हैं हमारे नेगेटिव आउटपुट देते हैं। ठीक है, चित्र 1 में प्रदर्शित है, क्या प्रदर्शित है, आईसी के सभी अवयव अत्यधिक छोटे पैकेज में उपलब्ध होते हैं। ये आईसी जब वोल्टेज नियामक के रूप में उपयोग किए जाते हैं तो दो छोटे मानकीय कैपेसिटर के अलावा अतिरिक्त घटकों की आवश्यकता नहीं होती है, जैसा कि चित्र 2 में दिखाया गया। ठीक है, इन जो आईसी होते हैं, ये जो इनको हम वोल्टेज नियामक के रूप में इनका इस्तेमाल करते हैं, तो इनको इस्तेमाल में हमको दो केवल बाहर से एक कैपेसिटर लगाने की जरूरत होती है, बाकी इनके साथ और कोई कंपोनेंट लगाने की आवश्यकता नहीं होती है। आगे बोल रहा है कि जो दो कैपेसिटर लगते हैं उसमें एक होता है हमारा C1 होता है, उसका उपयोग करने का कारण यह है कि जब वोल्टेज नियामक आईसी अनियमित बिजली आपूर्ति के फिल्टर संधारित्र से कुछ इंच अधिक होता है तो लीड इंडक्टेंस आईसी के अंदर दोलन उत्पन्न कर सकता है। इसकी वजह से जो हमारा C1 होता है वो लगाया जाता है। अब संधारित्र जो C1 होता है वो उसके अंदर में जो दोलन स्थापित होता है उसको क्या करता है, रोकता है। यानी कैपेसिटर जो C1 होता है दोलनों को स्थापित होने से रोकता है। जो हमारे क्या होते हैं, जो हमारे अंदर में यानी आईसी के अंदर में जो कैपेसिटर लगे होते हैं उसके कारण क्या होता है, उसमें दोलन होता है, उसको रोकने का काम करता है। आगे है जो हमारा बाईपास संधारित्र C1 होता है, उसका विशिष्ट मान जो होता है 0.220 माइक्रोफैरड से लेकर के 1 माइक्रोफैरड के बीच में होता है। आगे यह ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि C1 को जितना संभव हो सके आईसी के समीप संयोजित किया जाना चाहिए। ठीक है, यानी जो हमारा C1 होता है, जो हमारा कैपेसिटर C1 होता है उसको आईसी के समीप जितना हो सके उसको संयोजित करना चाहिए। ठीक है, यहाँ पर क्या है हमारा, ये आईसी का क्या है, हमारा आईसी है। इस तरह से क्या होता है, ये हमारा आईसी दिखता है और इस तरह से भी क्या होते हैं आईसी दिखते हैं। यानी अलग अलग प्रकार की केसिंग में इसको हम लोग बनाया जाता है। कुछ जो हाई पावर में चलते हैं वो मेटल में बनाए जाते हैं, बाकी हमारा फाइबर या सिरेमिक जैसे उसमें बॉडी में इसको क्या किया जाता है, बनाया जाता है। आगे संधारित्र C2 का उपयोग विनियमित आउटपुट संधारित्र C2 का उपयोग विनियमित आउटपुट वोल्टेज की ट्रांजिएंट प्रतिक्रिया को बेहतर बनाने के लिए किया जाता है। C2 के ऑन या ऑफ होने के दौरान उत्पादित ट्रांजिएंट को बाईपास करता है। C2 का विशिष्ट मान क्या होता है, 0.1 माइक्रोफैरड से लेकर 10 माइक्रोफैरड के बीच में होता है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, ये हमारा क्या है, जो वोल्टेज नियामक सर्किट है उसका वोल्टेज नियामक जो आईसी है उसका क्या है, ऑपरेटिंग सर्किट है। इसमें एक C1 लगा है, इन में लगा है, और एक C2 सी आउट में लगा है। यहाँ से हमारा क्या होता है, अनरेगुलेटेड डीसी इनपुट करता है और यहाँ से क्या होता है, हमारा जो रेगुलेटेड डीसी आउटपुट होता है वो बाहर निकलता है। जो हमारा बीच वाला टर्मिनल होता है वो हमारा कॉमन होता है। यानी इसमें जो 3 टर्मिनल होता है, एक होता है हमारा इन वाला होता है, दूसरा हमारा क्या होता है आउट वाला होता है, और तीसरा हमारा क्या होता है, कॉमन का होता है, जिसको बोला जाता है CM बोला जाता है। ठीक है, फिक्स जो हमारे फिक्स वोल्टेज 3 टर्मिनल वाले रेगुलेटर आईसी जो अलग अलग आउटपुट वोल्टेज में उपलब्ध होते हैं, जैसा कि 5 वोल्ट, 9 वोल्ट, 12 वोल्ट, 24 वोल्ट के लिए विभिन्न आईसी श्रृंखलाओं में उपलब्ध होते हैं, जिनकी अधिकतम लोड करंट रेटिंग 100 मिली एम्पियर से लेकर 3 मिली एम्पियर तक होती है। ठीक है, तो जो हमारा वोल्टेज रेगुलेटर आईसी होता है ये कई प्रकार के
वोल्टेज आउटपुट वोल्टेज के रूप में डिजाइन किया जाता है, जिनमें 5 वोल्ट, 9 वोल्ट, 12 वोल्ट और 24 वोल्ट के क्या होते हैं पावर सप्लाई हमको आउटपुट पर इतना वोल्टेज देते हैं। और इनका जो अधिकतम जो करंट लोड करंट का जो रेटिंग होता है वो क्या होता है हमारा 100 मिली एम्पियर से लेकर 3 मिली एम्पियर तक के लोड करंट को क्या कर सकता है, कैरी कर सकता है या अपना सप्लाई दे सकता है। ठीक है, तो इस तरह से क्या होता है हमारा वोल्टेज नियामक जो सर्किट होता है वो बनाया, वोल्टेज नियामक जो आईसी होता है वो बनाया जाता है। अगला हमारा बोला कि सर्वाधिक प्रचलित जो 3 टर्मिनल हमारे आईसी होते हैं, नियामक आईसी होते हैं, वो क्या होते हैं, निम्न श्रृंखला में उपलब्ध होते हैं। ठीक है, एक होता है एल एम ट्रिपल एक्स डैश एक्स का जो श्रृंखला होता है, यानी इस तरह की श्रृंखला में हमारा एग्जाम्पल के रूप में बताया गया है कि क्या है एल एम 320 डैश 5, एल एम 320 डैश 24, इस तरह की श्रृंखला में क्या होता है हमारा उपलब्ध होता है जो आईसी नंबर होता है, यानी वोल्टेज रेगुलेटर आईसी का नंबर होता है। एक जो दूसरा होता है हमारा 7, 8 और 7, 9 की श्रृंखला में हमारा उपलब्ध होता है। क्या होता है 7, 8 का श्रृंखला होता है और 7, 9 का जो हमारा होता है श्रृंखला होता है। इसके जो एग्जाम्पल है 7, 8, 0, 5 है, 7, 8, 1, 2 है, 7, 9, 1, 2 है, इस तरह की जो श्रृंखला होती है हमारी, इस श्रृंखला में क्या होते हैं हमारे वोल्टेज रेगुलेटर आईसी उपलब्ध होते हैं, जो 3 टर्मिनल वाले क्या होते हैं हमारे आईसी होते हैं। अगला है हमारा आईसी टाइप संख्या से आउटपुट वोल्टेज और अधिकतम रेटेड लोड धारा की पहचान करना। ठीक है, जो हमारे सीरीज होते हैं अलग अलग सीरीज के, जो 7, 8 और 7, 9 वाली सीरीज के जो हमारे वोल्टेज रेगुलेटर 3 पिन वाले जो आईसी होते हैं, उनमें क्या होता है उनका जो उसका वोल्टेज रेटिंग होता है उसको कैसे हम लोग पहचानते हैं उसके बारे में बताया गया। बोल रहा है कि जो हमारा सभी जो 7, 8 की श्रृंखला वाले होते हैं वो क्या होते हैं धनात्मक आउटपुट वोल्टेज रेगुलेटर होते हैं। ठीक है, यानी कि जो 7, 8 की श्रृंखला वाले जितने भी हमारे वोल्टेज रेगुलेटर आईसी होते हैं वो धनात्मक आउटपुट क्या होते हैं हमको देते हैं। अगला है हमारा सभी 7, 9 वाली श्रृंखला वाले जो हमारे आईसी होते हैं वो क्या होते हैं हमारे ऋणात्मक आउटपुट वोल्टेज रेगुलेटर होते हैं। ठीक है, इसका एक यहाँ पर एग्जाम्पल दिया गया है कि मान लो इस तरह से हमारा कोई एक आईसी है जो क्या है 7, 8 एक्स एक्स करके है, जो एक्स एक्स है वो क्या इंगित करता है उसका एक एग्जाम्पल लिया गया है। ठीक है, तो एग्जाम्पल क्या है 7, 8, 0, 5 है, यानी जो 7, 8 है ये क्या करता है हमको धनात्मक रेगुलेटर प्रदर्शित करता है, यानी धनात्मक हमको वोल्टेज देता है। तो जो लास्ट का ये 2 अंक है ये 0, 5 है, यानी ये क्या है आउटपुट पर हमको +5 का वोल्टेज दे रहा है। ठीक है, उसी तरीके से यहाँ पर एक एग्जाम्पल और है 7, 9, 1, 2 का है। ये जो 7, 9 है वो हमको क्या दे रहा है ऋणात्मक आउटपुट रेगुलेटर क्या करता है प्रदर्शित करता है, और जो हमारा 1, 2 होता है ये क्या होता है आउटपुट वोल्टेज प्रदर्शित करता है 12 वोल्ट का। ठीक है, यहाँ पर जो नंबर होगा उतना वोल्ट क्या होता है हमको आउटपुट पर मिलता है। अगर 7, 9 है तो समझ जाएंगे कि ये माइनस वाला वोल्टेज देगा, अगर 7, 8 है तो समझ जाएंगे प्लस वाला वोल्टेज हमारा देता है। हाँ, इस तरह से हमारे एक और होता है जो 3 टर्मिनल वोल्टेज नियामक की जो LM3XX श्रृंखला होती है उसके बारे में भी यहाँ पर एग्जाम्पल दिया गया है। ठीक है, एग्जाम्पल में क्या है मान लो हमारा क्या है LM320-X और LM है और LM320XX है। इस तरह से जो हमारी श्रृंखला होती है ये क्या होती है हमारी निगेटिव वोल्टेज रेगुलेटर देती है, यानी निगेटिव वोल्टेज हमको देती है। अगर हमारा LM340X या LM हमारा 340XX है, ये हमारा क्या होता है पॉजिटिव वोल्टेज रेगुलेटर देता है। जैसे उसमें 7, 8 वाला जो श्रृंखला होता था वो पॉजिटिव देता था, 7, 9 वाला जो होता था वो ऋणात्मक वोल्टेज देता था। उसी तरीके से यहाँ पर जो हमारा LM320 वाला है वो हमारा ऋणात्मक वोल्टेज देता है, और जो हमारा LM340 वाला है वो हमारा क्या होता है धनात्मक वोल्टेज देता है। तो इस तरह से क्या होता है अलग अलग हमारे जो श्रृंखला वाले होते हैं वो अलग अलग वोल्टेज के लिए डिजाइन करे जाते हैं। तो इसका एक एग्जाम्पल भी है, मान लो यहाँ पर LM320 में एक्स है। ठीक है, तो जो LM होता है ये निर्माता कंपनी का नाम होता है, और ये जो हमारा 320 होता है ये निर्धारित करता है कि ये हमको ऋणात्मक वोल्टेज देगा। ठीक है, और जो ये लास्ट वाला जो हमारा डिजिट होता है ये क्या होता है आउटपुट वोल्टेज को बताता है। ठीक है, अगर ये ऋणात्मक दे रहा है तो और लास्ट में क्या है हमारा 5 है तो ये 5 वोल्ट का हमको माइनस में वोल्टेज देता है। उसी तरीके से यहाँ पर एक हमारा और एग्जाम्पल है वो है हमारा LM340-15। LM क्या है ये कंपनी का नाम हो गया, और 340 क्या है ये निश्चित करता है कि हमको क्या देगा धनात्मक वोल्टेज रेगुलेट करके देगा। और ये लास्ट वाला जो डिजिट है 2 ये 15 है, यानी क्या हमारा ये 15 वोल्टेज का माइनस वोल्टेज क्या होता है हमको देगा, नहीं नहीं प्लस वोल्टेज देगा। ठीक है, आउटपुट वोल्टेज कितना होगा +15 वोल्ट का क्या होगा हमको आउटपुट वोल्टेज देगा। ठीक है, तो इस तरह से हम उसके श्रृंखला को देख करके उसके श्रृंखला के नंबर्स को देख करके हम बता सकते हैं कि हमारा ये पॉजिटिव वोल्टेज देगा या नेगेटिव वोल्टेज देगा, कितना वोल्टेज देगा और कितना वोल्टेज नहीं देगा। ठीक है, इस तरह से हम इसके बॉडी पर लिखा होता है उसको हम लोग देखकर डिसाइड कर सकते हैं कि हमारा किस तरह का हमारा वोल्टेज रेगुलेटर आईसी है।
ठीक है। तो यहाँ पर क्या है, हमारा वोल्टेज रेगुलेटर आईसी का जो चैप्टर है वो हमारा खत्म हो चुका है। जो इम्पोर्टेंट था हमने उसको इसमें कवर कर लिया है। ठीक है। तो हमको याद रखना है कि हमारा कौन कौन सा वोल्टेज रेगुलेटर आईसी होती है। यानी वोल्टेज रेगुलेटर एक तो सर्किट होता था जिसमें हम भौतिक रूप से पीसीबी पर अपने सर्किट को बनाते थे, बहुत सारे कंपोनेंट को लगाते थे। लेकिन ये जो आईसी होता है इसमें हम क्या करते हैं, सेमीकंडक्टर में ही एक ही सेमीकंडक्टर का हमारा लेयर होता है, उसी पे सारे कंपोनेंट को हम लोग डिजाइन करते हैं और बनाते हैं, अपना वोल्टेज रेगुलेटर आईसी बनाते हैं। ठीक है। ये बहुत छोटा होता है और काम सेम करता है, जैसा हमारा पीसीबी वाला सर्किट करता था वैसे हमारा ये आईसी भी क्या होता है, उसका काम करता है। ठीक है। तो आप लोग वीडियो को देखते रहिए और एंजॉय करते रहिए। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय श्री राम।